नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले से मॉब लिंचिंग की एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां भीड़ ने दो साधु और एक ड्राइवर को सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार डाला। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में घिरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बचाव में अब उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे सामने आए हैं। आदित्य ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को कभी माफ नहीं करती। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बेवजह समाज में धार्मिक विवाद निर्माण करने वालों पर पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इस घटना को विवादास्पद बनाकर समाज में दरार बनाने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल 110 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं इस मॉब लिंचिंग पर पूरा देश हैरान है, चिंतित है और गुस्से में है। साधुओं की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजनीतिज्ञों से लेकर क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार भी इस मामले में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और अनुपम खेर ने भी इस हिंसा की निंदा की है। मशहूर एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब ने ट्वीट कर लिखा कि अब पालघर की घटना के बाद हम ये मान रहे हैं कि हम लोगों में इंसानियत बाकी है, तो माफ कीजिएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तो वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी इसे शर्मनाक करार दिया है। इरफान ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया और दुख जताया। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ पांडे जी जुड़ चुके हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी उमंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पांडे जी, जिस प्रकार से ये घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है, सिर्फ शक के आधार पर उन दो साधुओं और एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, और वो भी कैसे? पीट पीट कर। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। और सरकार और प्रशासन के अभी तक क्या बयान आए हैं कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी बयान तो दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और लिखी है कि इनकी मौत का कारण उन्होंने एक तरीके से बताया कि ये लोग मेन रास्ते से ना होकर गांव के रास्ते से या जंगल के रास्ते से या फिर कच्चे रास्ते से ये निकलना चाह रहे थे, क्योंकि मेन रास्ते पर लॉकडाउन की वजह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। इसका मतलब ये साफ है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रखा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कई बार कई मौकों पर कहा है इसी लॉकडाउन के चलते कि हमने हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। अगर इसी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। दूसरी बात, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक या दो पुलिस के जवान थे, काफी अच्छी संख्या में 4, 5 या 5 से 6 लोग वहां पर दिख रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है एक साधु अपनी जान बचाने के चक्कर में उस पुलिस जवान के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ के डर से पुलिस वाले ने उसे झिड़क दिया है, उसके बाद क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। क्या कहेंगे पांडे जी? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन दोनों संतों को जिनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई। और ये बेहद दुखद है कि जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान एक अलग तरीके की आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कई सवाल खड़े करती हैं। एक एक कर मैं क्रमवार इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आपने कहा कि प्रशासन की यही चाक चौबंद व्यवस्था है, तो फिर कैसी व्यवस्था है? बात चाक चौबंद की नहीं है, बात है ये सुनियोजित है। अगर आप किसी की सुनियोजित हत्या करते हैं तो आपको प्रशासन, पुलिस, किसी की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब वो मेन रास्तों से नहीं जा पाए, वो जंगल के रास्तों से जाने की उन्होंने कोशिश की, तो उनको रोका गया, पकड़ा गया और चोर होने के केवल शक के आधार पर उन्हें मार दिया गया। याद करिए, ऐसी ही कोई कुछ घटना हुई थी झारखंड में जब तबरेज मारा गया था। यहाँ पे शक के आधार पर मारा गया, तबरेज जबकि चोर था। उसके आधार पे पूरा नेशनल न्यूज बना दिया गया था, एक राष्ट्रीय मुद्दा इस चीज को खड़ा कर दिया गया था और मॉब लिंचिंग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की बात चल रही थी।
ऐसा ही अखलाक के केस में देखा था आपने, जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त जब अखलाक की हत्या हुई तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो था। और उस वक्त क्या कुछ नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगने से लेकर के अखलाक के परिवार वालों को फ्लैट, पैसे, सब कुछ देने तक की बात आ गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो संतों की हत्या होती है और संतों की हत्या पे चुप साधे रहती है प्रशासन, 2 दिनों तक खबर तक नहीं आती है नेशनल मीडिया में। उसके बाद जब एक वीडियो वायरल होता है तब लोगों को पता चलता है कि ऐसा पाल घर में कुछ हुआ भी है। आप देखिए कि दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पे कार्रवाई की जा चुकी है, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस है। की जाएगी, अभी तक की नहीं गई है। और जो गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं उसमें से 9 जुवेनाइल है, जुवेनाइल हैं, लेकिन हत्या करने तक वो जुवेनाइल नहीं थे, लेकिन हत्या करने के बाद वो जुवेनाइल हो जाते हैं और उनको क्या मामूली सी सजा होगी, 3.5 साल की, उनको बाल कारागृहवास में डाल के उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये रामायण अभी टीवी पे आ रहा है, आप देख सकते हैं साधु संतों की हत्या किस युग में होती थी, रावण के राज में होती थी। तो क्या ये माना जाए कि राम राज के झांसे में हम रावण राज में आ गए हैं, जहां पे साधु संत सेफ नहीं है, जहां पे लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस की इतनी अच्छी छवि बन रही पूरे देश के अंदर कि पुलिस वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पुलिस खुद इस तरीके की हत्या में इन्वॉल्व हो रही है। जी। उद्धव ठाकरे की सरकार है, कभी किसी ने सोचा था कि जिस हिंदुओं के हित की बात करके शिवसेना इस लेवल पे पहुंचेगी कि आज वो महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष पे काबिज होगी, वो शिवसेना, उसी शिवसेना के राज में साधु संतों की हत्या होगी, या बाला साहब ठाकरे की आत्मा ये देख के रो रही होगी, कलप रही होगी कि उनके ही शासन में, उनकी ही पार्टी के राज में ये क्या हो रहा है कि साधु संत ही सेफ नहीं होगी, अखाड़े के साधु संत सेफ नहीं है। अगर आप साधु संतों की एक मामूली बात करें कि चलो कोई रहा होगा, किसी मंदिर का छोटा मोटा पुजारी रहा होगा, अगर उसको आप वैल्यू नहीं देना चाहते तो अलग बात हो जाती है, लेकिन अखाड़े के महंत सेफ नहीं है, तो बाकी आम लोगों की क्या करें। और क्या इस हत्या का जिम्मेदार उनका भगवा वस्त्र था, सिर्फ इस आधार पे, शक के आधार पे, चलिए ठीक है वो चोर भी थे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि वो संत नहीं थे, चोर थे, तो क्या किसी को अधिकार मिल जाता है कि वो पीट पीट कर हत्या कर दे। और वही बॉलीवुड के लोग, वही सारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अखलाक, तबरेज और पहलू खान की हत्या पर रोज छाती पीट पीट कर रोते थे, रोज अनर्गल प्रलाप करते थे, वो आज की डेट में कहां हैं, उनको हम खोज रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, वो इस बात को नहीं उठा रहे हैं। वो आज भी ट्विटर पर #बेस्ट पीएम एवर का ट्रेंड चला रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए। क्या यही है उनका परफॉर्मेंस? क्या उद्धव ठाकरे की अनुशासनहीनता इतनी, अनुभवहीनता इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि अब कोई उनके राज्य में सेफ नहीं बचा है, जहां कोरोना का मामला उनसे संभल रहा है, ना ही प्रदेश की कानून व्यवस्था उनसे संभल रही है, फिर वो बैठे क्यों है सत्ता पे, मुझे समझ नहीं आता। उससे अच्छा तो एनसीपी या कांग्रेस का ही कोई मुख्यमंत्री बना दे, कम से कम इनसे बेहतर वह हैंडल कर सकता है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सौरभ जी, आपने सही कहा। जो पूर्व में जो इस प्रकार के जो मामले आए हैं मॉब लिंचिंग पर, उन पर बहुत बड़ा बवाल हुआ और ना हम उन्हें ठीक मानते हैं, ना हम इसे ठीक मानते हैं, और धर्म के आधार पर इन्हें जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है इसको इस एंगल से जोड़ा जा रहा है, हालांकि ये ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है, वो भी ऐसे समय जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, सड़कों पर कोई नहीं है, आम रास्तों पर कोई नहीं है, उसके बाद इतने लोगों की भीड़ वहां पर खड़ी हो जाती है और सबके हाथों में डंडे हैं, लकड़ियां हैं, जो भी उनको दिखा वो सब उनके हाथ में, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये एकदम से किया हुआ कार्य है। और वहां पर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है, अगर आपको शक था तो आप पहले चेक करते, आप गाड़ी चेक करते, आप पुलिस को बुलाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे? हमारे साथ धर्मराज जी जुड़े हुए हैं, वामपंथी विचारधारा के नेता हैं। धर्मराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। जी धर्मराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना पर आप? देखिए, पहले लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से धर्मराज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सौरभ, आपके पास में वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये जो कृत्य किया गया है वाकई में शर्मनाक है, और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अपने आप को एक अच्छा, एक जन नेता कहलाने वाले उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे, जिन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई है, जैसे भी करके उन्होंने सरकार बनाई, चलिए बढ़िया है उनकी सरकार बनी, लेकिन ये क्या कुछ उनके राज में हो रहा है, वही बात जो मैं धर्मराज जी से पूछना चाह रहा था। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा सौरभ कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, वरना इतने बड़े पैमाने पर जब कानूनन भीड़ इकट्ठा होना जुर्म है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है। सौरभ
जी निश्चित तौर पे दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए, और ऐसे में महाराष्ट्र को लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करना चाहिए था, सरकार के दिशा निर्देशों का और गंभीरता से पालन करना चाहिए था। ऐसे टाइम पे लॉकडाउन के दौरान इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और दो व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर देती है, दो नहीं माफ कीजिएगा 3 व्यक्तियों की, उनके ड्राइवर की भी हत्या हुई है। तो 3 व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर दी जाती है शक के बिना पे। निश्चित तौर पे इसमें सबकी मिलीजुली सुनियोजित साजिश लगती है, क्योंकि ये अकस्मात घटना नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज की आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पुलिस वाला किस तरीके से झिड़क झिड़क के उनको भेज रहा है भीड़ में, कि नहीं मतलब अपना हाथ छुड़ा रहा है साधु से जब वो पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ धर्मराज जी फिर से जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। शेखर, आपके पास आऊंगा, उससे पहले धर्मराज जी के पास आना चाहूंगा। धर्मराज जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये जो भी घटना हुई है, मॉब लिंचिंग चाहे किसी के भी साथ हो, इस किस्म की किसी भी हिंसा का इस सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जाता जी। और इसलिए हम जो है इस घटना की तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं, और जो भी इसके लिए दोषी है, ये संबंधित सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो दोषियों को गिरफ्तार करे और कानून के तहत उनको सजा दे, और भविष्य में इस किस्म की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सार्थक कदम उठाए। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, अभी मैं इन चर्चा के दरमियान कुछ चीजों को सुन रहा था जी, कि पहलू खान, अखलाक, तबरेज, इनकी जो मॉब लिंचिंग हुई उस पर ये सवाल उठ रहे थे कि कौन वो लोग जो लोग उस समय जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, आज वो क्यों मौन है जी। ये सवाल ये है, मॉब लिंचिंग करने वालों का कोई धर्म नहीं होता जी, वो इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए किसी भी, चाहे वो पहलू खान हो, अखलाक हो, तबरेज हो या कोई और व्यक्ति क्यों न हो, मॉब लिंचिंग इस सभ्य समाज के लिए इंसानियत की दुश्मन की तरह भूमिका निभाने वाली ताकतें हैं जी। उसके लिए जो भी दोषी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर मौजूदा जो हुक्मरान है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप क्या देखते हैं कि पहलू खान को जो है, जिन्होंने मॉब लिंचिंग में मारा, वो दोषी जो है उनको छोड़ दिया गया, न केवल छोड़ा गया, उन दोषियों को जो है बाद में जो है जब वो जेल रिहा हुए तो उसके बाद माला पहनाकर स्वागत किया गया, और उसमें सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, कैसे देश बनाना चाहते हैं। धर्मराज जी, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। अभी आपने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें किसी धर्म से, जाति से, समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये तीनों घटनाएं जो सौरभ ने भी जिनका जिक्र किया, आप भी उसी पर बोल रहे हैं, ये सभी घटनाएं केंद्र सरकार के अधीन शासन में नहीं हुई है। पहली चीज, ये किसी न किसी राज्य में हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उस राज्य के प्रशासन पर उंगली उठनी चाहिए? निश्चित रूप से। ये देखिए, तो फिर धर्मराज जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक बात आप सुन लीजिए। धर्मराज जी, एक सीधा सा सवाल है, इस सवाल को भी आप उसी में जोड़ लीजिए कि जहां पर भी पूरे देश में, सुनिए धर्मराज जी, पूरे देश में जहां पर भी जो भी घटना होती है उसे घुमा फिरा कर सीधे केंद्र पे उंगली उठा दी जाती है, जबकि सबसे पहले जिस राज्य में हुआ है उस राज्य के प्रशासन पर उंगली उठनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत नहीं है? ना, निश्चित रूप से है, उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी पहली है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और इसीलिए जो है, अगर आप राज्य सरकार पर अगर ये सवाल उठाएंगे तो इसीलिए हम जो इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में अगर कोई घटना हुई तो महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने जो कहा कि केंद्र सरकार को जिम्मेदार, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? वो भूमिका ये है कि इस किस्म की कोई भी मॉब लिंचिंग होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है सारी चीजों पर अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस किस्म की जब बड़ी घटनाएं होती है तो प्रधानमंत्री जी का जो मौन है वो मौन नहीं। एक बात सुनिए ना, आप एक बात बताइए, पहलू खान की हत्या तबरेज जो कि एक चोर था, उसकी मॉब लिंचिंग में उसका धर्म बीच में लेके कौन आया? अखलाक की हत्या हुई, धर्म बीच में लेके कौन आया? और बहुत लंबे मत जाइए, अभी मैं रिसेंट एक बात बता देता हूँ। अभी बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया था कि जमाती जो है कोरोना के फैला रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उनके ट्वीट पे उनको रिप्लाई देने का काम किया गया कि एक मुसलमान ने तुम पे फिल्म बनाई, कलाकारों का भी धर्म देखा जा रहा है, और बाद में जब पलट के उसी भाषा में जवाब दिया जाता है तो ये लोग ये अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं।
भैया धर्म मत ढूंढो, जाति मत ढूंढो, खुद ढूंढ कर धर्म और जाति लाते हो हर मुद्दे में, और जब दूसरे उस बात पे बात करते हैं तो कहते हो कि धर्म मत ढूंढो, जात मत ढूंढो। सुविधा के हिसाब से आप जो है मुद्दों को बनाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी इस भाषा से ही आपका जो पूर्वाग्रह है वो झलकता है कि आप जो है किस किस्म की भाषा मीठी मीठी भाषा बोल के, मीठी 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 जहर बोल करके आप लोग समाज में जहर बोलते हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो आप मीठा जहर समाज में बोल रहे हैं। अरे जहर तो आप बोल रहे हैं भाई। हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने का कड़वा होता है, हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने का जिम्मेदार, हर चीज को सांप्रदायिक रंग देना और सांप्रदायिकता के आधार पर घृणा और हिंसा की राजनीति करना, ये आपकी विरासत है। वो पूर्वाग्रह आपकी चर्चा में, आपकी बातों में झलक रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि कोई भी जो मॉब लिंचर है, वो मॉब लिंचर किसी भी समुदाय का हो, मॉब लिंचिंग करने वाला व्यक्ति समुदाय के, उस समुदाय का नाम लीजिए ना, जिस तरीके से अखलाक के केस में नाम ले रहे थे ना। अभी आपने कहा ना आरोपियों को माला पहनाई गई थी, तो आप कहना क्या चाहते थे? वो डायरेक्ट कहिए वही चीज यहाँ भी हकीकत नहीं है क्या? जो लोग जो है अखलाक के हत्यारों को अगर कोई माला पहनाएगा तो वो गलत कहा जा रहा है, मार जुनैद मार, ये आप स्वीकार कीजिए जिन्होंने मारा वो धर्म विशेष के लोग हैं। तो जो लोग अखलाक को मारने, वो नहीं मानते कानून को, आप स्वीकार कीजिए इस चीज को। अरे आप जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, रेटू देश को देते रहेंगे। नहीं तो केवल आप ही जानना चाहता है आज की डेट में, पूरे मोल बातें नहीं सुनना चाहता है देश। अरे तो पूरा कौन से देश की बात कर रहे हैं? उसी देश में हम अपने देश की, भारत देश की बात कर रहे हैं। ना आप कोई देश के ठेकेदार नहीं है ना? देश के नागरिक हैं, ठेकेदार तो कोई भी देश का नहीं हो सकता साहब। धर्मराज जी और सौरभ, मैं आप दोनों से कहूंगा कि कृपया एक एक करके बोलें, वरना ऐसे में किसी की भी बात जनता तक पहुंच नहीं पाएगी। और आप दोनों से कहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता हैं। शेखर, आपने इन दोनों की बातें सुनी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो इस घटनाक्रम पर, और जिस प्रकार से धर्मराज जी और सौरभ अपनी अपनी बात रख रहे थे, क्या कुछ आपके विचार हैं? देखिए, मैं दोनों लोगों की बातें गंभीरता से सुन रहा था और दो तीन चीजें इसमें मुख्य रूप से मैं इंगित करना चाहूंगा जी। एक तो जब भारत जैसे, जो भारत अपना देश है, इसमें अगर जाति धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, चुनाव होते हैं, बिरादरी को लेकर के वोट इलेक्शन जीते जाते हैं, तो आप इस चीज को सिरे से नकार दें, ये संभव नहीं है। एक बात जी। ये एक तरीके का कल्चर बन गया है, ये फाती नहीं है हमारी, ये कल्चर बन गया है। एक बात, और इसमें सारी पार्टियां दोषी हैं जी। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है उसको कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी राज्य में अगर इस तरीके की घटना होती है तो वहां की राज्य सरकार सबसे पहली दोषी होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था भारतीय संविधान के हिसाब से उस राज्य का विषय होता है। अगर सरकार, केंद्र सरकार से जब राज्य सरकार मदद मांगती है तो वहां पर अर्धसैनिक बल या सेना को सरकार, केंद्र सरकार उतारती है। ये तरीका है हिंदुस्तान की संवैधानिक नजरिए से जी। तीसरी चीज ये है कि आप ने बहुत सारे नाम लिए जिनके मॉब लिंचिंग में बीते कुछ वर्षों में अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में हत्या हुई है। आप महाराष्ट्र के ही एक बहुत बड़े उदाहरण को भूल गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एक अक्कू यादव नाम का शख्स था जिसको अदालत में पेशी के लिए लाया गया। उसके ऊपर महिला के साथ बलात्कार का आरोप था। अदालत के भीतर महिलाओं ने उसको चप्पलों से मार मार के, लातों से मार मार के मार डाला था। अदालत में वो हत्या हुई थी, वो भी मॉब लिंचिंग थी। तो सवाल इस बात का है कि मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है? महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अदालत अपना फैसला सुनाती वगैरह वगैरह, महिलाओं ने वहीं पर अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया, उसको भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसी महाराष्ट्र में यह घटना भी हो चुकी है, हमें अक्कू यादव का केस नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से बाकी मॉब लिंचिंग के केस सामने आते हैं उसमें भी आप देखिए कि घटना भी विशेष होती है। मसलन अगर हिंदुस्तान में गौ हत्या पर मान लीजिए कि किसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, अब उस गौ हत्या को लेकर के अगर मॉब लिंचिंग होती है, उसके फ्रिज से, उसके घर से गौमांस बरामद होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा समुदाय भड़केगा। और इसलिए भड़केगा, इसलिए नहीं भड़केगा कि उसको किसी सरकार ने उकसाया, इसलिए भड़केगा क्योंकि वो कल्चर जो इस तरीके का है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक समुदाय रोकना चाहता है, दूसरा उस चीज को बहुत ज्यादा भाव नहीं देता है, वो अपनी तरह से चीजों को चलाता है, उसके हिसाब से वो चीज गलत नहीं है। ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। इसके अलावा अब आप आइए पालघर वाली घटना पर। देखिए, जब आप किसी जगह, इस समय हम पालघर पे फोकस किए हुए हैं, तो पालघर की चूंकि राजनीतिक मामला, राजनीति उछल रही है, इसलिए इस पूरे मामले को समझिए राजनीति कहां से
शुरू होती है और किस किस जगह पर जाकर के उसके केंद्रीकरण होते हैं। जी। पालघर का बाई इलेक्शन हुआ था 2018 में। इस बाई इलेक्शन में राजेंद्र गावित जीते हैं, जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। पालघर से जो सिटिंग एमपी थे वो बीजेपी के ही थे और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। जो उनके बेटे थे चिंतामणि, वो शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। जी। इसी तरीके से एक जाखड़ करके पार्टी थी जो उसके जो लीडर थे वो वहां से परंपरागत तौर पर जीतते आ रहे थे। 2008 में ये सीट सृजित हुई थी डिलिमिटेशन के बाद। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी डेथ होती है, उनके बेटे शिवसेना में जाते हैं। जो कांग्रेस के लीडर थे वो बीजेपी में आते हैं। जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं वो अपनी पार्टी चला रहे होते हैं, वो उससे आते हैं और वहां पर एक तरीके की पूरी राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। दूसरा, पालघर जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इलाका है, वो आदिवासी इलाका है। इन आदिवासी इलाकों में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आदिवासियों को उभारने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए या उनके बीच में अलग अलग तरीके की सेवाएं देने के लिए काम करते हैं। तो पालघर का जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसको आप ये मत समझिए कि जिस समुदाय की बात चल रही है, जिस जमात की बात चल रही है, वही वहां पर इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल दूसरा एंगल है, बिल्कुल दूसरी तरीके का मसला है, जिसके ऊपर कोई भी चैनल, कोई भी पत्रकार खुल करके इसलिए भी नहीं बोल रहा है क्योंकि पत्रकार ये चाहते हैं कि इस तरीके की बातों में सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। लेकिन चूंकि वहां पर इस तरीके का वाकया हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को ये जानकारी जरूर होगी कि वो किस समुदाय के लोग थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तीसरा, जो ट्राइब्स के इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं, मसलन बच्चा चोरी का मामला हो या फिर कई बार ऐसी अफवाहें उड़ जाती हैं कि भाई एड्स HIV के इंजेक्शन लेकर के लोग टहलने वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के जो मैसेजेस इन इलाकों में टहलते हैं, चूंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या उनकी जो सामाजिक समझ होती है वो उस तरीके की नहीं होती है, तो वो अफवाहों पर बिलीव करके और तुरंत रिएक्ट करते हैं। कुछ वैसा ही यहां पर भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिस की बात हो रही है, अगर कोई ये कहता है कि पुलिस वहां पर बाद में आई या पुलिस मौके पर नहीं थी, तो मैं अपने दर्शकों को ये चीज जानकारी देने के लिए बता दूं कि पुलिस वहां पर थी। जो साधु जा रहे थे उनकी गाड़ी को लॉकडाउन की वजह से रोका गया था। पुलिस की जीप वहां पर पहले से थी, चेक पोस्ट लगी हुई थी, उस चेक पोस्ट पर ही रोका गया और उस चेक पोस्ट पर रोकने के बाद करीबन 150-200 लोगों का ये मॉब आता है और फिर उसके बाद इस तरीके का पूरा ये कांड होता है। तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। ये जो सीन है पूरा, इस जगह पर ही आकर के सारी शक की सुई रुक जाती है कि ये साजिश कही जाए या फिर इसको एक घटना समझा जाए जो अचानक से हो गई। चूंकि वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने बैरिकेड लगा करके लोगों को रोका था, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अगर किसी जगह पर आपने बैरिकेड लगा करके रोका है तो उस जगह से उसका सेफ पास ऑन या फिर उसको अरेस्टिंग, दोनों ही चीजें पुलिस की जिम्मेदारी थी जी। इसलिए यह मामला अति गंभीर हो जाता है कि पुलिस ने रोका और वो उस स्थिति को संभाल नहीं पाई। आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर चूंकि लॉकडाउन है, पुलिस के लोग तैनात हैं, अलग अलग राज्यों की पुलिस तैनात है, जवान तैनात है। बिल्कुल शेखर, मैंने भी वही बात कही थी कि जब लॉकडाउन चल रहा है हर जगह पुलिस की सख्ती है, भले वो सड़क हो, मोहल्ले हो, आम रास्ते हो, गांव की गलियां हो, वहां तक सख्ती है पुलिस की और उसके बावजूद यह घटना हो जाती है। तो क्या सिर्फ उन 110 लोगों को चिन्हित करना, उन्हें गिरफ्तार करना काफी है या इन पुलिस कर्मियों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने इसीलिए तुरंत उमंग आपसे कहा कि शक की सुई जो है बस इसी जगह पर जाकर के ठहर जाती है, क्योंकि इसमें कोई दुराई नहीं। देखिए, वो जूना अखाड़े से रिलेटेड थे, जूना अखाड़े के संत थे और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसमें इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि परमिशन ली गई होगी। हो सकता है कि परमिशन उन्होंने ली हो। आमतौर पर इस तरीके की जब कोई घटना होती है, किसी को मूवमेंट होता है, तो सरकार ने कई जगहों पे ऑनलाइन पोर्टल वगैरह शुरू कर रखे हैं, या हो सकता है डीएम से बात की हो, किसी से बात करके वो तभी निकले होंगे। उन्होंने बताया होगा 10 लोगों को कि हम इस तरीके से निकलना चाहते हैं, परमिशन ली गई होगी। और अगर नहीं भी ली गई थी तो बैरिकेड पर अगर आप रोके गए हैं तो पूरी जिम्मेदारी उस बैरिकेड पर तैनात पुलिस वालों की है। अगर उस जगह पर स्थितियां इतनी विस्फोटक हो जाती हैं तो फिर ये जिम्मेदारी पुलिस की सबसे पहली बनती है।
बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो हम बार बार दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें इसका कुछ फायदा उठाना है, बल्कि इसीलिए हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं हमारे तमाम दर्शक देख लें, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसे बहुत ध्यान से देखें कि एक साधु पुलिस वालों का हाथ पकड़ के एक कमरे से बाहर निकल रहा है और पीछे से उस साधु के ऊपर एक व्यक्ति जो इस भीड़ का हिस्सा है वो उनको लात मार रहा है। उसके बाद जब उस कमरे से बाहर निकल के वो साधु नीचे आता है तब एकदम से पुलिस वाला वहां से, हम कह सकते हैं कि गायब हो जाता है। गायब शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के मैं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब पुलिस उस साधु को कमरे से लेकर आ सकती है तो क्या पुलिस उन दोनों साधुओं को, ड्राइवर को सही सलामत नहीं लेके जा सकती थी? कानून का अगर उन्होंने उल्लंघन किया है, बिल्कुल हम पुलिस प्रशासन के भी साथ हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उन साधुओं ने सही किया। नहीं, उमंग, इस जगह पर ये देखने वाली बात है कि क्या उन साधुओं ने वास्तव में कोई परमिशन नहीं ली थी। देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली थी। जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर चलिए, आपने भी वही कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, अगर किसी वजह से मान लीजिए उनके पास कोई कानूनन स्वीकृति नहीं थी तो आप उन्हें थाने लेकर जाते। आपने उन्हें, ऐसा लग रहा है शेखर इस वीडियो को देख के कि उन्होंने, पुलिस वालों ने भीड़ के जैसे उन्हें हवाले कर दिया हो। क्या कहेंगे धर्मराज जी अब इस पूरे घटनाक्रम पर? धर्मराज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से धर्मराज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर शेखर, ये घटना है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें महाराष्ट्र प्रशासन, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपनी जिम्मेदारी इस पर लेनी होगी। वो सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे, जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, इस वक्तव्य के साथ, और कुछ लोगों को, 100-200 लोगों को गिरफ्तार करके वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है। और हम इसको धर्म का एंगल नहीं दे रहे, ये किसी भी राज्य में यह घटना होती है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जब पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, हम बार बार अपनी इस बात को दोहरा रहे हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हर गली मोहल्ले, शहर की गलियों में, बड़े हाईवे पर पुलिस का बल तैनात है। और इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिस वालों ने एक तरीके से भीड़ के हवाले कर दिया हो। भले ही उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन आप उन्हें इस भीड़ के हवाले इस तरीके से नहीं कर सकते थे। और परिणाम देख सकते हैं क्या हुआ, 3 व्यक्तियों की यहां पर मौत हो जाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।